तो अब बात करेंगे टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज की तो बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की बात करें, जीएस पेपर नंबर 2 का टेस्ट है ये। जीएस पेपर नंबर 2 का टेस्ट है ना। टेस्ट नंबर 3 है ये, टेस्ट नंबर 3 है। पहले ऐसे का हुआ, दूसरा जीएस पेपर 1 का था, तीसरा जो है वो जीएस पेपर 2 का पहला टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की बात करेंगे, गवर्नेंस वाला पार्ट नहीं रहेगा। 20 क्वेश्चन होंगे, हम वहाँ पे आंसर राइट करेंगे। ओके, तो थोड़ा जूम नहीं करूँगा, आप थोड़ा सा जूम कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले का क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सीवियरली अंडरमाइन द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमारे पास अप्रोच क्या होगा उसकी बात करते हैं। बिकॉज यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात की गई है कि कैसे ये सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट को अंडरमाइन करता है, उसको हमको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। मतलब इसको दोनों पहलू बताने हैं, क्रिटिकली मतलब दोनों पहलू। ठीक है, जरूरत भी है भाई, नीड भी है, ऐसे नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का नीड भी है बट उसके कुछ खामियां भी हैं। तो इसमें हम क्या ऐसे इसे इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। मैं अप्रोच को लिखूँ कि नहीं लिखूँ यार? ओके, लिख देता हूँ, अप्रोच पे लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर मिटा दूंगा लिख के। अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन में हमारा, हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन हम जो देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट, है ना, ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर हम डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर क्या दे सकते हैं, द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इन चीज़ों से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी में क्या करेंगे यार, बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में हम पहले तो बताएंगे नीड, पहले चीज़ क्या बताएंगे, नीड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बिकॉज हमको इस क्वेश्चन में, है ना, अंडरमाइन है तो क्रिटिकली एग्जामिन बोला है तो ये ज़रूरत है इसीलिए किया, बट इसमें कुछ खामियां भी हैं, उसकी उसके लिए हम यहाँ पे इन नीड की बात भी करेंगे। बिकॉज यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन लिखा हुआ है, नीड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद सेकंड हाफ में हम बात करेंगे, है ना, कैसे ये अंडरमाइन करता है, हाउ इट हैज़ अंडरमाइन इंडियन पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, और हाउ इट हैज़ अंडरमाइंड पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। ठीक है, इसके बाद हम जब कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग, है ना। कैसे कंक्लूड करेंगे, एक बैलेंस्ड ओपिनियन देंगे, है ना। हमको क्या चाहिए, एक बैलेंस चाहिए भाई बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। बैलेंस्ड ओपिनियन देंगे, दैट वी नीड अ बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, और सॉरी पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्रोच हो जाएगा। सो तो इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले मेंशनिंग दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन established by the Supreme Court in 1973,
Okay, the basic structure doctrine established with the Supreme Court in 1973 protect key aspects of the Constitution from parliamentary amendments. तो ये इंट्रोडक्शन हो गया है ना, बट ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे पूछा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है सीवियरली अंडरमाइन द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ओके, हमको इसको सेटिस्फाई करना है यार। उसके बाद हमने बताया तो है इंट्रोडक्शन में ओरिजिन के बारे में बताएंगे, केशवानंद भारती केस में ये ओरिजिन हुआ था इसका। उसके बाद हमने बताया कि हमको बताना है बॉडी में नीड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ओके, सो द नीड, देखो जीएस वाले कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास सब हेडिंग्स और पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो सब हेडिंग्स और पॉइंट्स में लिखने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सब हेडिंग्स में यहाँ पे हम लिखते हैं नीड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक कनेक्टिंग वर्ड भी लिख देते हैं यहाँ पे, कनेक्टिंग वर्ड ये रहेगा, critics argue that this doctrine has weakened the supremacy of the Indian Parliament. ओके, उसके बाद हम बॉडी में जब जाएंगे तो हम बात करेंगे नीड। फर्स्ट नीड क्या रहेगा, रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लाइक डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ। और क्या नीड था भाई, है ना, इट एक्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द पॉलिटिकल वायलेशन ऑफ दिस कोर फीचर्स। इट एक्ट एज अ सेफ गार्ड। It act as a safeguard. Safeguard against what? It act as a safeguard against the potential violation of these core principles. ठीक है, नाउ नीड के बाद हम बात करते हैं कि इट अंडरमाइन, हाउएवर इट इज इट इज आर्ग्यूड दैट इट हैज अंडरमाइंड द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, है ना। नीड तो है बट हाउएवर इट हैज आर्ग्यूड टू हैव अंडरमाइंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। हमने क्या किया, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद नीड के बारे में बात कर दिया। नाउ हाउ इट हैज अंडरमाइंड द पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ हाउएवर इट हैज आर्ग्यूड टू हैव अंडरमाइंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। कैसे? फर्स्ट बाय लिमिटिंग द अमेंडिंग पावर, limiting the amending power और साथ हम केस भी कोट करेंगे, दैट इज यहाँ पे हम केशवानंद भारती केस की बात करेंगे जिसमें कहा था
उसके बाद ओपन ग्राउंड फॉर जुडिशियल सुप्रीमेसी, ओके। जैसे कि इंदिरा गांधी वर्सेस दी राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन गिव्स जुडिशियरी द अनलिमिटेड अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इन राजनारायण, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। उसके बाद पोटेंशियल फॉर जुडिशियल ओवररीच, है ना, चांसेस बन सकते हैं जुडिशियल ओवररीच के, है ना। ऐसा मिनर्वा मिल केस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गिविंग द वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। है ना, deeming them as violative of the basic structure, तीन पॉइंट क्या हो गया, ओके। तीन पॉइंट है, लिमिटिंग द अमेंडिंग पावर, ओपन ग्राउंड फॉर जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पोटेंशियल फॉर जुडिशियल ओवररीच, ओके। ना चौथा है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन लिमिटिंग लेजिस्लेटिव डोमेन, subjective interpretation limiting legislative domain, ओके। जैसे कि इन दी एसपी गुप्ता केस सुप्रीम कोर्ट ओके, इन दी एसपी गुप्ता केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डॉक्टर, देखो मैं इसको बड़ा एलैबोरेट लिख रहा हूँ बट एग्जाम में आपको कैसे लिखना रहेगा, एग्जाम में आप जैसे ये लिखा हो ना, ऐसे ऐसे के ऐसे कर देना है और खत्म कर देना है, ठीक है ना। पोटेंशियल जुडिशियल ओवररीच में आपको मिनरवा मिल केस कर देना है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन में आपको एसपी गुप्ता केस का लिख देना है, ओके। बट इसको थोड़ा एलैबोरेट करना, 15 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे। सोवेनिटी रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक character of the nation and separation of powers, कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, है ना। बैलेंस हमने बोला था, हमने क्या कर लिया, हमने इसकी बात कर ली, हमने इसकी बात कर ली, अब हम बात करेंगे कंक्लूजन में बैलेंस्ड ओपिनियन देंगे, है ना। कैसे, ऐसे that striking a balance between judicial review and parliamentary sovereignty is an ongoing debate and necessitating an approach that uphold constitutional principle
while respecting the democratic authority of the parliament. Striking a balance between judicial review and parliamentary sovereignty is an judicial review or parliamentary sovereignty is an ongoing debate, and that necessitate necessitating an approach that uphold constitutional principle while respecting the democratic authority of the parliament. Next question. The Representation of the People's Act has been instrumental in shaping the electoral landscape of India, but failed to effectively decriminalize politics. Analyze the statement citing important provisions of the Act. हमको बात किसकी करनी है? हमको यहाँ पे बात करनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की. देखो ये क्वेश्चन जो है इसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक यार. रिप्रेजेंटेशन ऑफ मतलब प्रीलिम्स में यार फैक्ट्स पढ़ लेंगे लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में, बट उसको रिलेट किया गया है यहाँ पे डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ओके, दोनों को हमको यहाँ पे और 150 वर्ड का आंसर है तो एकदम शॉर्ट में बताना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट थोड़ा सा है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 के बारे में मेंशन करेंगे. इंट्रोडक्शन अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन में? अप्रोच में सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. उसके बाद बॉडी के अंदर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बॉडी को. फर्स्ट मेंशन करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है ना, मेकिंग इट इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द इलेक्टोरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया. उसके बाद दूसरा हम बताएंगे शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द एक्ट, बिकॉज हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा है. सबसे पहले तो क्या होता है यार यूपीएससी में क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आया. मेंस में यहाँ पे ये एनालाइज द स्टेटमेंट पूछा है. देखो एनालाइज द स्टेटमेंट का मतलब है हमको इसको तोड़ के बताना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्टिव वर्ड्स खासकर तो जीएस पेपर 2 में डायरेक्टिव वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हिस्ट्री में डायरेक्ट कुछ भी लिख देंगे. यहाँ पे एनालाइज का मतलब समझना है कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन. यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द इलेक्टोरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया बट फेल टू इफेक्टिवली डिक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स. मतलब ये फ़ायदा तो दिया ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसके बारे में हमको मैंसन करना है ना. डिक्रिमिनलाइज नहीं कर पाया पॉलिटिक्स को, ये किसका शॉर्ट कमिंग है, उसके बारे में हमको क्या करना है, एलाबोरेट करना है. तो बॉडी में उसको मेंशन करेंगे. तो बॉडी में हमको दो चीज़ें बारे में बताना है. बॉडी में हमको बताना है किसके बारे में? फर्स्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड सेकंड ऑफ द शॉर्ट कमिंग. सेकंड में हम बात करेंगे शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द एक्ट के बारे में, एंड फर्स्ट हम मेंशन करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस. उसके बाद कंक्लूजन में हमको क्या बताना है? कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय स्टेटिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एडहेरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, है ना. हमको प्रोविजन जो है उससे एडहेयर करेंगे तो हमको क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बता के हम क्या करना है, कंक्लूड करना है. 150 वर्ड का आंसर है तो छोटा सा ही क्रिस्प रहना चाहिए. ओके, बट हम 250 के हिसाब से लिखेंगे, बकाउ ये 150 का आया है, 250 का भी आ सकता है. ओके, सो कंक्लूजन कैसे देंगे? बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडहेरेंस टू द प्रोविजन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडहेरेंस, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडहेरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट.
ओके, सो स्टार्ट करते हैं बाय मेंशनिंग दैट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 327 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन In accordance with the Article 327 of the Constitution, the Parliament has enacted the Representation of People Act of 1950 and RPA 1951 to govern the conduct of election in India. ओके, सो इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पास। उसके बाद हम जब बॉडी में जाएंगे तो बॉडी में हम बात करेंगे प्रोविजंस के बारे में। तो प्रोविजंस को देखो दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला तो हमेशा याद रखना है यार, हमको रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज आप इसको पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, बट पैराग्राफ वाइज जो होगा वो उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल नहीं होगा। तो हम प्रोविजंस की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की, है ना, इन शेपिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। दोनों को एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ओके, ओके, तो बिफोर इलेक्शन देखते हैं। आरपीए 1950 जो है वो बिफोर इलेक्शन किसके किसके बारे में बात करता है, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बात करता है। और किसके बारे में बात करते हैं, टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, आरपीए 51। ठीक है ना। अब देखो ये जो है मेंस में तो ये पूछा ही जाएगा, प्रोविजंस पूरा याद होना चाहिए, बट प्रीलिम्स में यही पूछा जाता है कि यार एलोकेशन ऑफ सीट फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ये आरपीए 1950 में है कि आरपीए 1951 में। बेसिक सा कॉन्सेप्ट यार, जो बेसिक चीज़ें हैं ना इलेक्शन के लिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो 1950 में है, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, उसके लिए फिर से एक्ट लाया गया 1951 में। तो इस हिसाब से आप आंसर लगाना, तुक्का भी लगाने से कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ बेसिक चीज़ें जो है वो 1950 के हिसाब से, और थोड़ी सी एडवांस चीज़ें जैसे कि डिसक्वालिफिकेशन हो गया, करप्ट प्रैक्टिस हो गई, ये सब किसके अंदर है, 1951 के अंदर है। ओके, सो उसके बाद हमारे पास पहला पॉइंट हो गया डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में मेंशन है 1950 में। उसके बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में मेंशन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर, देखो ये 250 के हिसाब से हम आंसर लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि 150 का हम सॉल्व करें 250 का वर्ड का आंसर नहीं आ सकता, तो 250 के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, बट 250 के छोटा किया जा सकता है, बड़ा नहीं किया जा सकता, छोटा किया जा सकता है। ओके, सो फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, और 19 और प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के बारे में भी बात करता है ये। ओके,
और 1951 जो है बिफोर इलेक्शन इट टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स, मतलब भाई कौन कौन से मेंबर क्वालिफाइड हैं, तो 25 साल तो मैक्सिमम होना चाहिए, लोकसभा मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो ये सब कहाँ मेंशन है, 1951 मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। ऐसे स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर कि आज द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा इज प्रेजेंट इन दी इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो साफ साफ गलत है। इट इज प्रेजेंट इन दी 1950 का आरपीए, नो इट इज मेंशन इन 1951 का आरपीए। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए यार। और किसके बारे में मेंशन है 1951 में, इट टॉक रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ पे रजिस्टर होंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ कहाँ पे मेंशन है यार, आरपीए 1951 में मेंशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सब हो गया बिफोर इलेक्शन वाली बात है। अब बात करते हैं, देखो आफ्टर इलेक्शन वाली बातें के बारे में बात कर लेते हैं कि यार आफ्टर इलेक्शन कौन कौन सी प्रोविजंस हैं। एक एक पॉइंट लिखना ठीक रहेगा, बट एक एक पॉइंट से हम थोड़ा एलाबोरेट लिख रहे हैं बिकॉज 250 वर्ड के लिए भी आंसर बन जाएगा। ड्यूरिंग इलेक्शन तो मेन जो बात जो आरपीए चलता है ड्यूरिंग इलेक्शन, इट इज़ आरपीए 1951, है ना, जिसमें बात किया था कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में, है ना। आरपीए 1951 बात करता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में। इट टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, दैट इज एमसीसी के बारे में तो अलग ही है, लेकिन यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में बात करता है। एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट करप्ट प्रैक्टिसेस। तो ये हो गया ड्यूरिंग इलेक्शन। आफ्टर इलेक्शन हमारे पास जो 1950 का कोई रोल नहीं है। 1950 के बारे में 3 पॉइंट याद रखना कि भाई 1950 वो है जो इट टॉक्स अबाउट डिलिमिटेशन, 1950 टॉक्स अबाउट दी एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टरल रूल्स। ये 3 चीज़ें हमारे पास हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। और आफ्टर इलेक्शन अगर हम बात करें तो आफ्टर इलेक्शन हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं किसके बारे में, 1951 के बारे में, है ना। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, क्वालिफिकेशन इज मेंशन इन 1950 का इलेक्शन, 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, बट जो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स है इट इज मेंशन इन द 1951 का इलेक्शन, 1951 का एक्ट। एंड ऑल्सो इलेक्शन एक्सपेंसेस की, हाँ भाई एक लोकसभा चुनाव में कम से कम लिमिट कितना होना चाहिए, इट इज़ ऑफ 40 करोड़ और लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 करोड़। तो ये जो एक्सपेंसेस का जो लिमिट है वो कहाँ पे है, इट इज़ प्रेजेंट इन दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, है ना, लिखित मतलब बोलने के लिए है। एंड ऑल्सो इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो किसके पास जाएंगे, है ना, वो भी सब बताया गया है किसके बारे किस कहाँ पे, आरपीए 1951 के अंदर। तो ये हो गया कुछ प्रोविजंस ऑफ द आरपीए। उसके बाद हम बात करते हैं कैसे, है ना, कैसे हम दूसरा पार्ट बोला कि इसके पास कुछ दिक्कतें भी हैं बिकॉज बट इट फेल्ड टू इफेक्टिवली डिक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स। ओके, इट फेल्ड टू इफेक्टिवली डिक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स, कैसे फेल होता है उसके बारे में हमको बताना है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमको लिखने पड़ेंगे, है ना। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ आरपीए एक्ट इन डिक्रिमिनलाइजिंग पॉलिटिक्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिसक्वालिफिकेशन ओनली ऑन कन्विक्शन। ठीक है, पहला लिमिटेशन क्या है, ये डिसक्वालिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक कोई बताएगा कि नहीं यार ऐसा ऐसा हुआ है बोल के। सो डिसक्वालिफिकेशन ओनली ऑन कन्विक्शन, इट इज़ फर्स्ट लिमिटेशन, है ना। दैट इज यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम, यहाँ पे फैक्ट्स भी दे सकते हैं, जितना फैक्ट्स देंगे उतना बेहतर है। 43% ऑफ द 17th लोकसभा मेंबर फेस क्रिमिनल चार्जेस एंड 29% फेस चार्ज ऑफ सीरियस क्राइम। और दूसरा क्या है, लो रेट ऑफ कन्विक्शन। हाँ चलो भाई,
डिसक्वालिफिकेशन ठीक है, कन्विक्शन भी नहीं होता, सो लो रेट ऑफ कन्विक्शन इज ऑल्सो लिमिटेड इम्पैक्ट। ओके, लो रेट ऑफ कन्विक्शन में हमारे पास क्या है, या है ना, कन्विक्शन रेट इन क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट इंडियन पॉलिटिशियंस आर अलार्मिंगली लो, स्टैंडिंग एट जस्ट 6%। और प्रिवेलेंस ऑफ मनी एंड मसल पावर एज अ फैक्टर ऑफ विनिंग इलेक्शन। and lack of independent mechanism to investigate and prosecute electoral offense, ये भी लिमिटेड इम्पैक्ट रहा है आरपीए का। लैक ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स। ओके, सो ये हमारे पास लिमिटेशंस हो गए। अब जब कंक्लूड करेंगे तो मेंशनिंग हम कंक्लूड कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। हाँ यार, आरपीए कैसे इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन अंडर द आरपीए अलोन इज इनसफिशिएंट टू फुल्ली डिक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स इन इंडिया, टू effectively prevent criminals from entering into the politics or entering the polity. There is a pressing need for significant changes in selection of candidate as well as in the way funds are raised and spent during election campaign. तो यहाँ पे मेंशनिंग करें, स्टार्ट करेंगे भाई, कंक्लूजन में बताएंगे हम 10 to, क्योंकि हम बेसिक चीज़ के बारे में ऊपर बात कर चुके हैं बॉडी में, तो 10 to हम लोग अपना राय बताएंगे यहाँ पे। 10 to effectively prevent criminals from entering the polity, there is a pressing need for what? Pressing need for significant changes किस चीज पे भाई? इन दी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज वेल एज इन दी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट as well as in the way funds are raised. And spent during the election campaign. देखो ये सब चीज़ें रेडीमेड होनी चाहिए, सब बनाया नहीं जाते, बने हुए रेडी रहते हैं, बस कॉपी पेस्ट करना होता है। ओके, सो प्रेसिंग नीड फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज हाउ द वे फंड्स आर रेज्ड एंड स्पेंट। तो सेकेंड आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द 20th century फेल टू डिलीवर, इंडियन डेमोक्रेसी प्रॉस्पर ड्यू टू टाइमली ट्विक्स मेड बाय इलेक्शन कमीशन सब्सटेंशिएट। देखो यहाँ पे सब्सटेंशिएट मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसको सही बताना है अपने को। मतलब ये जो स्टेटमेंट बता रहा सही है, बट इसको हमको बताना है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने हमारी डेमोक्रेसी को प्रॉस्पर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले अप्रोच देखते हैं इस क्वेश्चन में। हमारे पास अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर को इंट्रोड्यूस करेंगे। आंसर कैसे? बाय मेंशनिंग अबाउट राइट अबाउट द मैंडेट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद बॉडी में हमको क्या मेंशन करना है, बिकॉज देखो
यहाँ पे हमको बात करनी है कैसे इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो प्रॉस्पर्ड किया अंडर इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सो बॉडी में हमको मेंशन करना है अबाउट, देखो ये वर्ड जो है सब्सटेंशिएट वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टिव वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट वाई डेमोक्रेसी फेल्स, है ना। 20वीं सेंचुरी बहुत सारे डेमोक्रेसी फेल हो गए, तो क्यों फेल हो गए उसके बारे में हमको बताना है सबसे पहले। तो बॉडी में वाई अदर डेमोक्रेसी फेल्ड, और गिव द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन सस्टेनिंग इंडियाज डेमोक्रेसी। दूसरा पार्ट, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन सस्टेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी। उसके बाद कंक्लूजन में हमको मेंशन करना है अबाउट रोल, है ना, एक्नॉलेजिंग रोल जो था इलेक्शन कमीशन का, उसके बारे में मेंशन करके यहाँ पे हम इसको एंड करेंगे। ओके, तो मैंडेट क्या है इलेक्शन कमीशन? द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटेड विथ कंडक्टिंग क्रेडिबल, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इलेक्शन। देखो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, कहीं भी काम आ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं बार बार आते रहता है, सदाबहार टाइप का क्वेश्चन है ये। क्रेडिबल, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल elections, promoting the participation of all the eligible citizens. Okay, promoting the participations of all the eligible citizen in a voter centric and voter friendly environment. तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 4 चीज़ें हमें समझना कि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट क्या है। फेयर, क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल इलेक्शन। फेयर, क्रेडिबल, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का जिम्मेदारी है किसका? इलेक्शन कमीशन का। तो इस तरह से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद हम बॉडी में जाएंगे, बॉडी में मेंशन करेंगे व्हाई अदर डेमोक्रेसीज फेल्ड। पहला है मिलिट्री कूप, एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान, म्यांमार, ओके। मिलिट्री कूप की वजह से ये फेल कर गए, एंड ऑल्सो दे फेल्ड बिकॉज ऑफ द करप्शन एंड मार प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। एग्जाम्पल पे ब्राज़ील। और क्या कारण रह गया भाई फेल होने का उनका, है ना? राइज ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म
अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? इसका एग्जाम्पल है श्रीलंका। तो ये वाई अदर डेमोक्रेसीज फेल। अब इंडिया क्यों फेल नहीं हो पाए, है ना? इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा इंडिया के सस्टेनिंग डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में, उसके बारे में हमको बताना है। ओके, सो पहला टाइमली कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, क्या क्या कारण थे उसके? पहला है टाइमली कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, टाइमली कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। दूसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई। तीसरा है अबाउट द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ओके, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट फॉर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट efficiency and ट्रांसपेरेंसी। और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हो गया, है ना? इलेक्ट्रल कंडक्ट भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इलेक्शन कमीशन का। टाइमली कंडक्ट, इंडिपेंडेंस, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रल कंडक्ट। इलेक्ट्रल कंडक्ट में हमारे पास एनफोर्समेंट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी, और बहुत सारे हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन। इट प्रमोट्स व्हाट? इट प्रमोट्स वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, है ना? इनिशिएटिव लाइक नेशनल वोटर्स डे, स्वीप एसेट्रा। नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट किया था? नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया था 25 जनवरी। ओके, और भी बहुत सारे चीज़ें रही हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ न्यू इनिशिएटिव्स रहे हैं, जैसे कि माइग्रेंट वोटर्स, आधार वोटर आईडी लिंकिंग, ये सब नए इनिशिएटिव्स रहे हैं जिसकी वजह से एफिशिएंट हो पाया है बहुत ज़्यादा, है ना? सस्टेन कर पाया डेमोक्रेसी को इंडिया में, है ना, इलेक्शन कमीशन ने। तो ये सब इनिशिएटिव्स के बारे में हमको मेंशन करना है, बाकी सब जगह ऐसा नहीं है ब्रो। ओके, सो न्यू इनिशिएटिव्स लाइक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल। देखो, जो भी चीज़ बताना है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए हमारे पास उसके एग्जाम्पल्स देने बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव्स में यहाँ पे माइग्रेंट वोटर जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, ये वाला कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द कोविड। ओके, और आधार वोटर आईडी लिंकिंग। ओके, पहले ये लिंक नहीं था, अभी उसको आधार और वोटर आईडी से लिंक, आधार को वोटर आईडी को दोनों को लिंक किया गया है। सो दिस आर सम न्यू इनिशिएटिव जिसके वजह से डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर सस्टेन कर पाया है। अब कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट, क्या इसका हम देखो, हमने बता दिया था कि कैसे इसको हम कंक्लूड करेंगे बाय एक्नॉलेजिंग द रोल। हाँ, हम इसको प्रशंसा करेंगे यार, अच्छा बताएंगे हाँ कि यार इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है। सो द ECI
Election Commission of India's commitment to upholding the principles of free and fair election has encouraged citizens to exercise their right to vote, strengthening the democratic fabric of the country. The ECI's commitment to upholding the principles of what? The principles of free and fair election has encouraged citizens to exercise their right to vote, strengthening the democratic fabric of the country. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। ये क्या बोल रहे थे? फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड। ओके, एलुसिडेट साइटिंग एग्जाम्पल, इसको एलुसिडेट करना है ना, थोड़ा सा इलाबोरेट करना है बाय मेंशनिंग अबाउट सम एग्जांपल्स। इसको स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट को हमको क्या करना है? सब्सटेंशिएट करना है। हाँ भाई, स्टेटमेंट जो कथन है वो कैसे सही है, कथन जो बोलना चाह रहा है वो सही क्यों है, कैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 के अंदर मेंशन्ड है वो कैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसका, है ना, अनलिमिटेड पावर नहीं है इसके, एब्सोल्यूट नहीं है ये। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट तो सिर्फ आर्टिकल 17 है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो मेंशनिंग अबाउट द अप्रोच। इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? ओके, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन को बाय इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर को बाय मेंशनिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम। ओके, उसके बाद बॉडी में हमको क्या बताना है भाई? बॉडी में हमको एग्जांपल्स देने ही देने हैं, याद रखना, ठीक है। सो इन द बॉडी इलाबोरेट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशंस व्हाइल एडिंग एग्जांपल्स टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस टू हैव राइट टू रिलीजन विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन सर्टेन सोशल एंड मॉरल ऑर्डर एंड डिग्निटी ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ पे बहुत जरूरी रहता है इस तरह के क्वेश्चन में। ओके, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की जरूरत क्या है इन मेंटेनिंग डिग्निटी ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ इंडिविजुअल्स। तो स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड आर्टिकल 25 to 28 विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इन इंटरेस्ट ऑफ चार चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इन इंटरेस्ट ऑफ मोरालिटी, इन इंटरेस्ट ऑफ हेल्थ एंड इन इंटरेस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
in the interest of public order, morality, health, or the फंडामेंटल राइट्स। तो एक तरह से हमने ब्रीफ में बता दिया इसके बारे में। ओके, तो बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। The Supreme Court has held the right to practice and propagate religion does not include harmful or derogatory practice toward marginalized group। मतलब आप अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हुए किसी और को भगा नहीं सकते, भाई मेरे को यहाँ पे मस्जिद बनाना है, उसको बात नहीं करना है ना, ठीक है। तो किसी और को हार्म नहीं कर सकते, मार्जिनलाइज ग्रुप को हार्म नहीं कर सकते, ये ऐसा किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। सो ये देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे, पहले तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है ये बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैंने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट सेड और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड और हैज हेल्ड दैट द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन harmful or derogatory practice does not include harmful or derogatory practice toward marginalized। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, so triple talaq was declared unconstitutional by the Supreme Court in 2017 for being arbitrary and violative of fundamental right of Muslim women। इससे बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता, इसके लिए हो सकता है बट अच्छा एग्जाम्पल ये। ओके, तो ये हो गया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीजनेबल रेस्ट्रिक्टेड। कुछ जगह पे ये रेस्ट्रिक्टेड है, एब्सोल्यूट नहीं है। कैसे एब्सोल्यूट नहीं है? पहली बात तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें हमारे पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। दूसरी बात तो रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल हमारे पास देंगे। तो इन केस ऑफ श्री राई और साईं बाबा संस्थान है ना, तो सबसे पहले तो रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है द गवर्नमेंट कैन रेगुलेट religious institutions to maintain public order, to maintain what? To maintain public order, okay, to maintain public order and morality। एग्जाम्पल के तौर पे श्री साईं बाबा टेम्पल की बात करते हैं हम,
और जो श्री साईं बाबा संस्थान का जो ट्रस्ट था इसको हैंड ओवर कर लिया, जिसको गवर्नमेंट ने टुक ओवर कर लिया इसके मैनेजमेंट को। took over management due to what? Due to allegation of corruption and malpractices or mismanagement. Due to allegation of corruption and mismanagement। तो ये हो गया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का पॉइंट आता है हमारे पास किसके अंदर, है ना, जो राइट टू फ्रीडम है ऑफ रिलीजन है उसके अंदर। और क्या आता है, रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। और क्या आता है भाई, बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स। कैसे, देखो क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी होता है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताना है, कैसे वो उसको थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट है, ब्रॉड नहीं है थोड़ा सा, है ना। तो उसके बारे में हमको बताना है कि कैसे ये रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड है, कैसे यहाँ पे रेगुलेशंस किया जा सकता है, कैसे यहाँ पे बैलेंस है भाई किसके किसके बीच में, इंडिविजुअल राइट और सोशल रिफॉर्म के बीच में एक बैलेंस है, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड पब्लिक गोल्स सच एज सोशल हार्मोनी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। It talks about the social harmony and protection of what? Protection of human rights. अब कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट, हम लोग वे फॉरवर्ड जो देंगे वो हमेशा एक पॉजिटिव वे में देंगे, खासकर तो इस तरह क्वेश्चन जो कि थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू मेंटेन व्हाट? सोशल ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जो हमने स्टार्ट किया था उसी प्रकार से हम कंक्लूड करेंगे। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया बहुत ज़रूरी है, खास करके तो इंडिया के अंदर। इन इंडिया इज सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट्स सब्जेक्ट टू व्हाट? इट इज़ सब्जेक्ट टू रीजनेबल, वही जो डेफिनेशन लिखे थे उसी को हम फिर से लिख देते हैं यार, बट फिर से लिखने से फायदा नहीं होगा, बट वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, है ना, इट इज़ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ओके, कहाँ था हम, इन इंडिया इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी, सोशल ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी and the dignity of human life, and the dignity of human life। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस किए थे हमने, जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे लिखा, दोनों में डिफरेंस है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 to 28 विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ, with reasonable restriction in interest of public order, morality, health and fundamental right। उसी प्रकार से इंट्रोडक्शन हो गया। उसी प्रकार से हमने जो कंक्लूड किया, तो कंक्लूड किया कैसे, कंक्लूड किया भाई, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया बहुत जरूरी है। इन इंडिया इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं बोलेंगे नहीं आ सकता। देखो दो अंतर होता है न्यूज़ पढ़ने में और ये आंसर लिखने में। आंसर क्या होता है, क्रिटिकल होता है, दोनों पहलू होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसा ही आंसर हमारे पास बहुत जरूरी है, और ये इसके लिए ढांचा पहले से रेडी नहीं रहता, ये बनता नहीं दिमाग में, है ना, ये बना के जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी आर्ग्यूड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गिव रीजन टू सब्सटेंशिएट योर व्यू। यहाँ भी गिव रीजन, हमको बताना है कि किस हद तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस है। ओके,
तो एक स्टेटमेंट दे दिया, अब हमको इसको एग्जांपल्स देने हैं, कुछ प्रोविजंस बताने हैं। हाँ भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, हाँ तो इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन का आंसर को बाय मेंशनिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस प्रकार से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी में। बॉडी में किसकी बात करेंगे, प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम द एक्ट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। और कंक्लूड करेंगे बाय, यार सही बोल रहा है, उसमें क्या कंक्लूड करना है ना, कंक्लूड करेंगे हाँ भाई प्राइमरी इन्फ्लुएंस बाय हाउएवर, कुछ ऐसे भी प्रोविजंस रहे हैं जो कि थोड़े से अलग थे, है ना, इंडिया में इंडिपेंडेंटली डाले गए, ठीक है। तो उस प्रकार से हम कंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक डॉक्यूमेंट दैट एम्बॉडीज द एस्पिरेशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर इंडिया। It has heavily influenced by the Government of India Act 1935. It is a unique document that embodies aspirations of a democratic and secular India. And it has heavily influenced by the Government of India Act 1935. ओके, सो इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन include federalism, separation of power, bicameralism and provincial autonomy। ओके, तो ये सब चीज़ ऐसे हैं जो कि लिए गए हैं कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो कुछ प्रोविजंस को यहाँ पे इलाबोरेट करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेस जो फ्रेमवर्क है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसके बारे में कैसे है ना, इट्स कॉन्सेप्ट सच एज फेडरल स्ट्रक्चर है ना, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड द रोल ऑफ गवर्नर विच आर रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट सच एज
फेडरल स्ट्रक्चर, division of powers between the center and states, the role of governor, etc. ना, which are reflected ऐसे लिख सकते हैं, which are division of powers, role of governor, which are reflected in the Indian कॉन्स्टिट्यूशन। ओके ना, दूसरा क्या है, जुडिशियल सिस्टम जो है वो कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट बात कर लेते हैं, है ना। दिस एक्ट इन्फ्लुएंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्फ्लुएंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच लेटर बिकेम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके और क्या है भाई, द स्ट्रक्चर एंड jurisdiction of the Supreme Court under the act resemble the provisions of the Indian Constitution। मतलब उस समय जो था वो सेम है भाई आज के जैसा, तो भी बात कर सकते हैं हम, है ना। ओके उसके बाद जुडिशियल सिस्टम का जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, जो एक्ट है, इट ग्रांटेड दी सर्टेन पावर्स and autonomy to the provinces, allowing them to have their own legislative assemblies and government। ओके तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया कि 15 मार्क 10 मार्क का है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसका कंक्लूजन में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाउएवर it is essential to note that Indian constitution framework also made several modification and addition ensuring that it reflects the aspiration of a newly independent India।
modifications and additions यहाँ तक भी काट सकते हैं इसको यहाँ पे, बट लिख देते हैं पूरा, ठीक है। इंस्पिरेशंस ऑफ, यही तो ठीक रहेगा यार। ओके, सो ये हमारे पास रहा फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के क्वेश्चन हमने बनाए हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन एंड देन 4th पार्ट में पूरा पेपर खत्म।